वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 17 ट्रैप्ड विद द बीस्ट। अबरम क्या थी, टाइगर अलर्ट होकर खड़ा हो गया और फिर अबरम को उसने चेयर पर बैठते हुए टाइगर से पूछा, टर्टल का कॉलेज में पहला दिन कैसा था? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? टाइगर अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा था। अबरम के पूछते उसने जल्दी से कहा, नहीं बीस्ट, मैंने क्वीन से आधा टाइम पूछा था, उन्होंने कहा है उनका दिन अच्छा गया और उन्हें वहाँ काफ़ी अच्छा भी लगा। नीति ने टाइगर से झूठ कहा था। वो जानती थी टाइगर अबरम से कुछ नहीं छुपाता, वो उसे सब बताता, इसलिए उसे कॉलेज में अपने साथ हुई सारी घटनाओं को छुपा लिया और अपनी एक अलग ही कहानी बताकर सबको सेटिस्फाइड कर दिया। टाइगर की बात सुनकर अबरम बोला, उसका ख्याल रखना, कॉलेज में कोई टर्टल को परेशान ना करे। टाइगर बोला, बेस्ट, मैं किवीन से फीडबैक लेता रहता हूँ, आप वरीड ना हो, मैं उनका ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही अबरम ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं वरीड ना हूँ? मैं वरीड क्यों होऊंगा? मुझे उसकी परवाह नहीं है, समझे तुम? अब दोबारा मुझसे ये कभी मत कहना। ये कहकर अबरम ने टेबल पर फाइल रख दी और उसे एक नजर देख कर चला गया। उसके जाते ही टाइगर जो उसकी बातें सुनकर अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। अबरम के जाते ही उसने सांस छोड़ते हुए कहा, ये बीस्ट भी ना कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? आपको क्वीन की परवाह है, आप उनके बारे में सोचते हैं, आप उन्हें सेफ रखना चाहते हैं। बीस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? आपको क्वीन से प्यार हो रहा है। ये बोलते हुए टाइगर धीरे से मुस्कुरा। वही नीति जो अपने रूम में आ चुकी थी, उसे टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ दिखा। नीति टेबल के पास गई और उसे उठाकर देखने लगी। वो बॉक्स अच्छे से रैप किया हुआ था। नीति अभी उस बॉक्स को देख रही थी कि तभी अबरम रूम में आ गया और उसके हाथ में गिफ्ट बॉक्स देकर उसके पास जाते हुए बोला, तुम्हारे लिए ही टर्टल। नीति उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई थी। फिर वे अबरम की तरफ देखते हुए हैरानी के भाव से बोली, क्या है हमारे लिए? अबरम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तुम्हारे लिए। नीति बॉक्स देखकर बोली, पर इसमें है क्या? अबरम उस पर नजर गड़ाए हुए ही बोला, खुद ही देख लो। नीति ने उसे एक नजर देखा तो अबरम ने उसे आंखों से इशारे कर बॉक्स खोलने के लिए कहा। नीति वहीं काउच पर बैठ गई और बॉक्स को ओपन करने लगी। अबरम भी उसे देखते हुए उसके बगल बैठ गया। वहीं नीति ने जैसे ही बॉक्स को अनरैप किया, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी के भाव के साथ बोली, ये तो फोन है। बोलते हुए उसने अबरम की तरफ देखा, वो उसे ही देख रहा था। तभी नीति ने कहा, ये आप हमारे लिए आए हैं? अबरम ने पलकें झपकाते हुए कहा, तुम कॉलेज जाती हो टटर, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। नीति ने बॉक्स में से फोन निकालकर उसे उलट कर देखते हुए कहा, ये हमें चलाना नहीं आता। अबरम ने उसके हाथ से फोन लेते हुए कहा, लाओ मुझे दो, मैं बताता हूँ इसे कैसे यूज करते हैं। और फिर उसके मांगने पर नीति ने उसके हाथ में फोन दे दिया। अबरम फोन ऑन करके उसे फोन के सभी ऐप के बारे में समझाने लगा। नीति बड़े चाव से सब सीख रही थी। इस बीच वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। नीति अबरम से एकदम सट कर बैठी थी। वहीं अबरम उसे फोन के बारे में समझा रहा था। फिर उसने अपना नंबर उसके फोन में सेव करते हुए कहा, ये मेरा नंबर है, तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो इस नंबर पर कॉल करना। ये सुनकर नीति ने मन ही मन खुद से कहा, हमारा क्या दिमाग खराब है जो हम आपको कॉल करेंगे? पर ये फोन बहुत अच्छा है। गाँव में हमें फोटो खिंचवाने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था, पर इससे तो हम अपनी खुद ही फोटो खींच सकते हैं। अब हम रोज अपनी अच्छी अच्छी फोटो खिंचेंगे। ये सोचते हुए नीति मुस्कुरा रही थी। कहीं वहीं उसे खुद में खोया देखकर अबरम ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नीति जल्दी से हड़बड़ाहट में बोली, नहीं वो, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये फोन कितने का है। अबरम बोला, तुम्हें क्यों जानना है? नीति पलके झुकाकर मुंह बनाकर बोली, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। ये सुन अबरम बोला, 2 लाख। जैसे ही नीति ने सुना, एक बार फिर उसे हैरानी का झटका लगा और उसने आंखें बड़ी के मुंह खोले हुए कहा, 2 लाख? ये फोन ही तो है, फिर इतना महंगा क्यों है? अबरम बोला, क्योंकि ये बाकी के सभी फोनों से एडवांस फीचर वाला है। उसकी बात पर नीति जल्दी से बोली, हम इसे नहीं ले सकते। अबरम बोला, टाटा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। कॉलेज में सभी के पास फोन होगा, अगर तुम्हारे पास फोन नहीं होगा तो सभी तुम्हारा मजाक बनाएंगे। इस नीति ने कहा, हाँ तो आप हमें कोई सस्ता फोन दे दिए, हम इतना महंगा फोन नहीं लेंगे। एक तो पहले ही हमारे ऊपर आपका 101 का कर्जा है और अब 2 लाख का फोन लेकर हम आपके और कर्जदार नहीं बन सकते। जहाँ नीति थोड़ी घबराहट थोड़े गुस्से के साथ उसे अपनी बात कह रही थी, तो वहीं अबरम उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीति नीति ऐसी क्यों है। उसकी बातें सुनकर अब अबरम का दिमाग खराब हो गया था। उसने नीति की बाहें पकड़ के उसे देखते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी कर्जदार हो? तुम जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, समझे तुम? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये सुन नीति उसकी आंखों में देख कर बोली, पर वो सारे पैसे आपके हैं, आपने मेहनत करके कमाए हैं। फ्रस्ट्रेशन में अबरम ने 2 उंगली अपने माथे पर रख ली और अपना माथा रगड़ने लगा। वहीं नीति उसे खामोश नजर से देख रही थी। तभी अबरम ने 1 मिनट का पॉज लेकर कहा, तो तुम उसकी मुझसे पैसे नहीं लेना चाहती थी और उस दिन की 101 भी वापस करना चाहती हो? नीति ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो वहीं अबरम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, ओके, तो मुझे मेरे 120 अभी वापस चाहिए। सुनते ही नीति की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या अभी? पर अभी हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास अभी पैसे नहीं है। उसकी बात सुनकर अबरम खुश हो गया था। नीति का घबराना और उससे इस तरह बात करना उसे अच्छा लग रहा था। अब वो नीति की बेवकूफ़ी भरी बातों को एंजॉय कर रहा था। तभी उसने नीति को थोड़ा और परेशान करते हुए कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम पैसे कहाँ से लाओगी? बट मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। वो अबरम को देखते हुए अपने हाथ को आपस में रगड़ रही थी। उसके चेहरे पर बिखरी चिंता की लग रही, उसे और खूबसूरत बना रही थी। नीति का मुंह बनाकर डर में अपनी आंखों को गोल गोल घुमाना और बार बार घबराहट में अपने होंठों को दांतों के बीच रख लेना, उसकी ये सारी हरकतें अबरम को उसके ओर अट्रैक्ट कर रही थी। वो उसके ओर एक खिंचाव सा महसूस कर रहा था और उससे भी ज्यादा नीति
ये सब करते हुए उसे बहुत क्यूट लग रही थी। डर और घबराहट से लाल हो चुके उसके गाल कश्मीरी सेब जैसे लग रहे थे। तभी अब्रम ने उसे देखते हुए आगे कहा, अगर अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम पैसों की जगह मुझे कुछ और दे दो। ये सुनते ही नीति थोड़ी खुश हुई और मुस्कुराते हुए जल्दी से बोली, क्या चाहिए आपको? अब्रम उसकी चमकती आंखों में देखते हुए बोला, मुझे आज की रात तुम चाहिए। पहले नीति को समझ नहीं आया, पर जैसे ही कुछ सेकंड बाद उसे अब्रम की बातों का मतलब समझ आया, उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अचानक से उठते हुए बोली, क्या? फिर अटकते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम आपको आपके पैसे दे देंगे। ये बोल वो बिना अब्रम की बात सुने रूम से चली गई। वो हॉल में आई और इधर उधर देखने लगी। उसे कोई नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ कॉरिडोर से जाते वह जैगवार पर गई और वह जल्दी से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जैगवार उसे अचानक से अपना रास्ता रोकते देखकर चौंक गया और नीति को हाँफते हुए देखकर बोला, क्या हुआ केविन? आप ठीक तो है ना? नीति खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हम ठीक है, पर क्या आप हमें अभी 101 उधार दे सकते हैं? ये सुनते ही जैगवार सोचने लगा, केविन को 101 क्यों चाहिए? सोचते हुए जैसे ही नीति से कुछ कहने को कि तभी उसकी नजर नीति के पीछे उससे कुछ दूरी पर खड़े अब्रम पर गई और अब्रम ने नाम ऐसे हिलाकर जैगवार को उसकी मदद करने से मना कर दिया। उसका इशारा समझकर जैगवार नीति से बोला, सॉरी क्वीन, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये बोलकर वो चला गया। वहीं नीति का मुंह लटक गया। वो जाने के लिए मुड़ी तो उसकी नजर टाइगर पर गई। वो फोन पर बात करते हुए जा रहा था। नीति ने उससे भी जाकर यही कहा, पर टाइगर ने भी अब्रम के इशारे करने पर उसे मना कर दिया। नीति का मुंह फिर से लटक गया। वहीं टाइगर ने उसके उदास चेहरे को देखकर खुद से कहा, ये बीस्ट बिना क्वीन को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। ये कहकर वह चला गया। वहीं नीति की मुंह लटकाकर वापस से अपने रूम में आ गई। उसने अंदर आते ही देखा तो अब्रम काउच पर बैठा उसे ही देख रहा था। नीति ने रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसे देखा, पर इसका भी अब्रम पर कोई असर नहीं हुआ। तभी वह बच्चों वाली टोन में मुंह बनाकर बोली, हमें 2 दिन का समय मिल सकता है? अब्रम खड़ा हुआ और उसके पास जाते हुए बोला, नहीं, मुझे मेरे पैसे भी चाहिए। अगर नहीं दे सकती तो चुपचाप मेरी बात मान लो। नीति ने बेचारा सा मुंह बना लिया और शिकायती नजरों से उसे देखते हुए मन में बोली, ये बागड़ बिल्ला हमारी परेशानी क्यों नहीं समझता? क्यों ये हर समय अपनी चलाते रहते हैं? अब क्या करें? हम नीति अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर समर्थ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने चौंक कर सामने देखा तो वह उसके बहुत करीब था और धीरे धीरे उसके ऊपर झुकता जा रहा था। ये देखकर नीति ने अपनी आंखें कसकर मूंद ली। वहीं उसे परेशान करके अब्रम को मजा आ रहा था। तभी उसने नीति के कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, टर्टल, यू कांट हैंडल मी, सो जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। ये कहकर नीति के लाल गाल को अपने होठों से छूकर उससे दूर हो गया। जब नीति ने अपनी आंखें खोली तो उसे अब्रम कहीं नहीं दिखा। उसे रूम में न देखा। नीति ने एक हाथ अपनी उसे गाल पर रखा जिस पर अब्रम ने उसे किस किया था। फिर वो अपने गाल को धीरे से सहलाते हुए बोली, बागड़ बिल्ला इतने भी बुरे नहीं है, पर ये हमें इतना परेशान क्यों करते हैं? ये कहते हुए उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। अब्रम जब कुछ देर बाद वापस अपने रूम में आया तो देखा नीति सो चुकी थी। उसे सोते देखकर वो मुस्कुराया और हमेशा की तरह उसे पकड़कर सो गया। अगली सुबह नीति कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। वहीं अब्रम हॉल में सोफे पर बैठा था। उसके सामने एक फाइल खुली थी और वह टाइगर से उसके बारे में बात कर रहा था कि तभी कुछ लोग अचानक से अंदर आए और उनमें से एक आदमी ने अब्रम के सामने खड़े होकर कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अब्रम सिंह चौहान। सुनते ही टाइगर के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं अब्रम ऐसे खड़ा था जैसे कोई बात ही ना हो। तभी टाइगर ने उससे पूछा, आप किस बेसिस पर बीस्ट को अरेस्ट करने आए हैं? बीस्ट ने क्या किया है? टाइगर उससे आगे कुछ और सवाल करता है कि उससे पहले ही उस पुलिस वाले ने कहा, सर हमारे पास एक कंप्लेंट आई है। आपने एक लड़की के साथ जबरदस्ती शादी की है और वो लड़के भी अंडर एज है। यह सुनते ही अब्रम की आंखें उसे कठोरता से देखने लगी। वहीं टाइगर के तो होश ही उड़ गए। इतने में ही वहां जैगवार और पाइथन भी आ गए। अब्रम की नजर जैसे ही उन पर गई दोनों ने एक साथ सिर हिला दिया और दोनों ही इधर उधर चले गए। वहीं टाइगर ने पुलिस वाले की बात सुनकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइगर अभी बोल ही रहा था कि तभी इतने में ही पुलिस वाले ने बीच में ही उसकी बात काट कर कहा, हमारे पास सबूत है इसलिए हम यहाँ आए हैं, वरना बिना सबूत के हम यहाँ क्यों आते? हम जानते हैं आप कौन हैं, इसलिए आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, वरना आप जानते नहीं जबरदस्ती और अंडर एज लड़की से शादी करने पर क्या सजा मिलती है। इस बात पर अब्रम ने कहा, और अगर तुम्हारे लगाए सारे एलिगेशन झूठे निकले तो पुलिस वाले ने कहा तो ये केस रद्द हो जाएगा और आपके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन और हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जिसकी वजह से हमारे इतना टाइम बर्बाद हुआ है। सुनकर अब्रम के होठों पर ना दिखने वाली सेटिस्फेक्शन स्माइल आ गई। तभी पुलिस वाले ने फिर कहा, लेकिन ये केस रद्द तभी होगा जब आप ये प्रूफ कर देंगे आपके ऊपर लगाए गए सारे एलिगेशन झूठे हैं। पुलिस वाले की बात सुनकर अब्रम ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? पुलिस वाला बोला, हमें आपका मेरी सर्टिफिकेट देखना है और आपकी वाइफ से हमें बात करनी है। ये सुनकर अब्रम ने सिर हिलाते हुए ओके कह दिया और टाइगर की तरफ देखा तो वह सिर हिलाकर अंदर चला गया। वो जब अब्रम के रूम में गया तो वहाँ पहले से ही जैगवार मौजूद था और नीति को कुछ समझा रहा था। टाइगर को देखते ही दोनों खड़े हो गए। नीति जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी टाइगर
ने उससे कहा कि विन प्लीज आप ही कुछ कर सकती है। मैं जानता हूँ बीस्ट और आपके बीच रिश्ते इतने अच्छे नहीं, एक ही आप उनके साथ खड़े रहे, पर आज बीस्ट को आपके साथ की जरूरत है। आप जानते नहीं कि बिना आपका एक डिसीजन चौहान के बरसों की बनाई रेपुटेशन को मिट्टी में मिला सकता है। एक झटके में चौहान ग्रुप का नाम मिट्टी में मिल सकता है। बस अब आप उन्हें बचा सकती है। नीति घबराई नजरों से अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए टाइगर की आवाज सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। जेगवार और टाइगर जैसा कह रहे थे वो कानून के खिलाफ था। यही सोचते हुए अपने रूम से निकल कर टाइगर और जेगवार के साथ हॉल में आ गई। वहीं पुलिस वाले ने जब टाइगर और जेगवार के साथ नीति को देखा तो उसे कुछ शक हुआ और उसकी भौहें तन गई। फिर वो उसे देखते हुए मन में बोला, तो उस आदमी की कही बातें सच थी। तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही। जिस तरह ये दो आदमी तुम्हारे साथ है, जरूर इन्होंने तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश की होगी। फिर अभरम की तरफ देख उसने आगे कहा, बस एक बार ये लड़के सच कह दे, फिर तुम अभरम से चौहान उर्फ बीस्ट जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। खुद से ही मन बात करते हुए वो इंस्पेक्टर तिरछा मुस्कुराया। वहीं नीति डरी सहमी नजर से सभी को देख रही थी कि तभी उसकी नजर अभरम पर जाकर ठहर गई। वो उसे घूर कर देख रहा था। नीति उसे खुद को घूरते हुए देखकर मन में बोली, हमारा मन तो चाहता है अभी हम आपको पुलिस के हवाले कर दे। जब पुलिस की मार खाएगी तभी आपकी अकल ठिकाने आएगी। आपके अंदर बुराइयां कूट कूट कर भरती है, ये जानते हम, पर क्या करें, आपकी अच्छाइयों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम गाँव में जो आपने हमारे लिए क्या है उसे हम नहीं भुला सकते, पर हम कानून से झूठ भी नहीं बोलना चाहते। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। नीति अभी खुद से बात कर ही रही थी कि इतने में ही इंस्पेक्टर ने उससे कहा, मैम आपसे जो भी पूछा जाए प्लीज उसका सही जवाब दीजिएगा। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कानून आपके साथ है, आपको न्याय मिलेगा, इसलिए बेझिझक अपनी बात कहिए। अब इंस्पेक्टर बोल ही रहा था कितने में वहां कर्मा आ गया और उसने सबके सामने आते हुए कहा, आगे कुछ भी कहने से पहले इंस्पेक्टर आप इस मेरी सर्टिफिकेट को देख लीजिए। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कर्मा की तरफ देखा। कर्मा ने उसके हाथ में मेरी सर्टिफिकेट थमा दिया। कर्मा को एक नज़र देकर इंस्पेक्टर ने उसके हाथ से सर्टिफिकेट लेकर उस पर अपनी एक सरसरी सी नज़र डाली। मैरिज सर्टिफिकेट में नीति की उम्र शादी के लिए एलिजिबल थी। ये देखकर इंस्पेक्टर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। क्या उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो झूठ है? क्या उसे जो कॉल आया था वो फेक कॉल थी? वो मेरी सर्टिफिकेट देखते हुए यही सब सोच रहा था। तभी उसके कान में अभ्रम की आवाज़ गई, मिल गया सबूत, या और सबूत चाहिए? उसकी आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। फिर उसने अभ्रम को देखते हुए कहा, सर्टिफिकेट तो फेक भी बनते हैं मिस्टर चौहान। ये सुनते ही अभ्रम की आंखें कठोर हो गई और उसे घूर कर देखने लगा। तब इंस्पेक्टर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, हमें आपकी वाइफ से बात करनी है अकेले में। उसकी बात सुनकर कर्मा ने कहा, सॉरी इंस्पेक्टर, तुम केविन से अकेले में बात नहीं कर सकते। वो फीमेल है और उनसे बात करने के लिए आपको एक फीमेल इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की जरूरत होगी, जिसे तुम अपने साथ लाना भूल गए हो। उसकी बात पर इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, एडवोकेट कर्मा, आप सब अपने बीस्ट को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा, पर सच क्या है वो तो आज सबके सामने आकर ही रहेगा। अपनी बात पूरी कर। उसने अपने साथ आए कांस्टेबल में से एक की तरफ इशारा किया तो वो सिर हिलाकर बाहर चला गया और फिर कुछ ही देर बाद वो एक लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ अंदर आया। इंस्पेक्टर ने उसे लेडीज कांस्टेबल को कुछ इशारा किया और वो नीति के पास जाकर बोली, मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर नीति ने एक नज़र अभ्रम को देखा तो वो बिना भाव के उसे ही देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में कोई भाव नहीं रहा, ना उसके चेहरे पर गुस्सा था। वहीं नीति उसे कन्फ्यूजन में देख रही थी। फिर वो सभी को एक नज़र देकर लेडीज पुलिस कांस्टेबल के साथ एक रूम में चली गई। उनके जाते ही वहाँ का माहौल थोड़ा और गंभीर हो गया। इंस्पेक्टर और अभ्रम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहीं टाइगर मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये कौन कर सकता है? बीस्ट के खिलाफ ये साजिश किसने की है इतना डीपली? तो किसी को नहीं पता उनके बारे में। बीस्ट ने शादी की है, बात तो सभी जानते हैं, पर किसी को नहीं पता कि वे नाबालिग है। ये बात तो सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। फिर ये बात बाहर कैसे गई? वहीं जगवार भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। कोई तो ऐसा ही घर में जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाता है, पर कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? जहाँ टाइगर और जगवार दोनों सोच रहे थे वहीं कर्मा इंस्पेक्टर से बात करने लगा था। अभ्रम वापस अपनी जगह बैठ गया था। उसने अपने एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर चढ़ाया हुआ था और अपने एक हाथ को अपने हैंड स्टेट पर रखा हुआ था। तभी उसने सोचते हुए मन ही मन खुद से कहा, मैं जानता हूँ टोटल तुम मुझसे क्या कहोगी, पर मैं भी तैयार हूँ सबका सामना करने के लिए। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। पहली बारी उसकी है जिसने मुझे उलझने की कोशिश की है। अभी अभ्रम ये सब सोच ही रहा था कितने में ही वो लेडी कांस्टेबल नीति के पास आ गई। एक बार फिर उसकी नजर नीति पर जाकर ठहर गई और सभी उसे देखने लगे। टाइगर, जगुआर, कर्मा और पाइथन वो सभी उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। तो वहीं अभ्रम सिर झुकाए बैठा था, जैसे कि वे पहले से जानता हो कि नीति सबसे क्या कहने वाली है। तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने लेडीज कांस्टेबल से पूछा, क्या बताया उन्होंने? लेडीज कांस्टेबल ने एक नज़र नीति को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, सर उनका कहना है उनकी और मिस्टर अभ्रम की शादी। वो इतना बोलकर रुक गई तो सभी उसे और क्यूरियोसिटी से देखने लगी। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर अब सभी को डर लग रहा था।
वहीं उसकी आधी अधूरी बातों का मतलब टाइगर और जैगवार ने निकाल लिया था। दोनों को ही लग रहा था नीति ने उसे सच बता दिया है। तभी उस लेडीज कांस्टेबल ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, सर उनकी शादी फोर्स मैरिज नहीं है, उनकी शादी उनकी मर्जी से हुई है। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ कहा है और वे अपनी शादी में बहुत खुश है। ये सुनते ही टाइगर, जैगवार, पाइथन और गर्मा एकदम से खुश हो गए। तो वहीं अब्रम ये सुनकर चौंक गया था। उसकी नजर बेसाख्ता ही नीति की तरफ उठी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। पर तभी नीति ने जल्दी से नजर फेर ली। वहीं इंस्पेक्टर बुरी तरह चिढ़ गया था। फिर उसने ना चाहते हुए भी अब्रम से सॉरी कहा। तो उसे देखते हुए अब्रम ने कहा, नेक्स्ट टाइम से बिना किसी फुल प्रूफ के मेरे घर में मत आना, मैं अनवांटेड गेस्ट का वेलकम नहीं करता। इंस्पेक्टर उसकी बात सुनकर चला गया। उसके जाते ही कर्मा ने कहा, वो तो अच्छा हुआ पाइथन ने मुझे सही टाइम पर कॉल कर दिया। उसकी बात पर टाइगर ने उससे पूछा, ये मैरिज सर्टिफिकेट में कभी की एज ये कैसे किया तूने इतनी जल्दी, ये कैसे हो गया? कर्मा ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, ये चमत्कार आज नहीं हुआ, उसी दिन हो गया था जब बीस्ट को पहली बार केविन के बारे में पता चला था, जब केविन की असली पहचान बीस्ट के सामने आई थी। उसकी बात सुनकर टाइगर सोचने लगा और उसे भी याद आया जब गांव से आने के बाद अब्रम ने नीति से उसके बारे में पूछा था। वे याद कर उसने कर्मा से कहा, तो तूने उसी दिन सब ठीक कर दिया था? कर्मा ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि बीस्ट ये पहले ही समझ गए थे एक दिन उनके एनिमीज इस चीज को लेकर भी उन्हें परेशान कर सकते हैं। पेपर्स तो मैंने ठीक कर दिए थे, पर फिर भी सब केविन के ऊपर डिपेंड करता था। अगर उन्होंने सच कह दिया था तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। ये सब सुन जैगवार बोला, इसलिए तो मैं कहता हूँ केविन बेस्ट है, उनके जैसा कोई नहीं। टाइगर ने उसका साथ देते हुए कहा, हाँ सही कहा तूने, अगर केविन चाहती तो सच बोलकर यहाँ से चली जाती, पर उन्होंने हमें समझा और बीस्ट का साथ दिया। इसलिए तो कहता हूँ केविन और बीस्ट एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है, लाइक मेड फॉर ईच अदर। फिर वो लोग उसी बारे में और बातें करने लगे। वही नीति जो इंस्पेक्टर के जाने के बाद एक सेकंड की देरी किए बिना अपने रूम में आ गई थी। उसे वहां से जाते देखकर अब्रम भी उसके पीछे रूम में आ गया था और तभी उसने नीति का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाकर उसे देखते हुए कहा, तुमने सच क्यों नहीं बताया? उसकी बात पर नीति उसे हैरानी से देख रही थी और उसे देखते हुए मन में बोली, ये बाकड़ बिल्ला भी ना, एक तो हमने इन्हें बचाया, हमारा एहसानमंद होने की जगह वो हमसे ही पूछताछ कर रहे हैं, क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? वहीं उसे कुछ ना बोलता देखकर अब्रम फिर से बोला, टर्टल आई एम आस्किंग यू समथिंग, मुझे जवाब दो, तुमने उनसे झूठ क्यों कहा? नीति भी उसकी तरह गुस्से में बोली, तो क्या करते, उन्हें सच बता देते, आपको जेल भेजते। अब्रम उसकी आंखों में देखते हुए उसकी बातें सुना था। तभी नीति ने उसका हाथ झटक दिया और अपनी बुक्स उठाकर बोली, हमें देर हो रही है, हम कॉलेज जा रही हैं। बोलते हुए रूम से चली गई। वहीं अब्रम उसे जाते हुए देखता रह गया। नीति ने आज उसे इग्नोर किया था, ये बात उसे बुरी लग रही थी, पर वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया था, ना ही उसे इस बारे में कोई सवाल कर पाया। जब नीति की 2 क्लासेज ओवर हो गई तो उसे भूख का एहसास हुआ और वो अपना एक हाथ पेट पर रखकर खुद से बोली, सब सुबह इतना कुछ हो गया कि नाश्ता भी नहीं कर पाए, अब हमसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्या करे? तभी सोनालिका ने अचानक से उसके सामने झुककर कहा, क्या करना है? भूख लगी है तो कैंटीन में जाकर पेट भरेंगे, चलो अब जल्दी से खड़ी हो जाओ, मेरे साथ कैंटीन में चलो, आज मेज में कुछ अच्छा नहीं बना था इसलिए मैंने भी नहीं खाया। फिर दोनों ही बातें करते हुए कैंटीन में आ गई। सोनालिका ने मेन्यू देखते हुए कहा, नीति तुम क्या खाओगी? उसकी बात पर नीति बोली, जो भी खाने लायक होगा हम खा लेंगे। ये सुनकर सोनालिका को हंसी आ गई और वो उसकी बात पर हंसते हुए बोले, नीति यू आर सो फनी, तुम्हारी बातें उफ हंसते हंसते देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। फिर दोनों ने अपना फूड कार्ड निकाला और अपने लिए खाना लेने चली गई। जैसे ही नीति ने अपना कार्ड बढ़ाया तो सोनालिका उसका कार्ड देकर चौंक गई और हैरानी के साथ उससे बोली, प्लेटिनम कार्ड? नीति, यहाँ बहुत ही कम बच्चों के पास सिर्फ गोल्ड कार्ड है और उससे भी कम लोगों के पास प्लेटिनम कार्ड है। तुम हो कौन यार? तुम्हें देखकर लगता है तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो, पर तुम्हारे पास जैसी चीजें है वो तुम्हें अमीर बनाती है। प्लीज मुझे बताओ तुम हो कौन? तुम्हारा सरनेम क्या है? सोनालिका का सवाल सुनकर नीति सक पका गई। वो उसे चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती थी। उसे अब्रम की कई बातें याद थी, उसे अपनी असली पहचान सबसे छुपा कर रखनी थी। वो अपनी आंखों को खोल घुमाते हुए सोच ही रही थी कि तभी सोनालिका ने फिर पूछा, नीति क्या हुआ? तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं बस तुम्हारा सरनेम जानना चाहती हूँ। सुन नीति अपने दोनों हाथों को मसलते हुए मन में बोली, क्या करे सोना को, कैसे अपना पूरा नाम बताए? बागड़ बिल्ले ने तो मना किया। नीति बोली, उसे खुद में ही गुम देकर सोनालिका ने कहा, अच्छा रहने तो, जब तुम कंफर्टेबल हो तभी अपना नाम बताना। ये सुनकर नीति खुश हो गई और धीरे से मुस्कुराने लगी। वे दोनों एक टेबल पर बैठे खाना खा रही थी। तभी आकाश अपने दोस्तों के साथ कैंटीन महामंड में आया। वो एक टेबल पर जाकर बैठ गया और उसके दोस्त कॉफी लेने चले गए। आकाश चेयर पर ऐसे बैठा था जैसे वो एक राजा हो। उसके दोनों पैर टेबल के ऊपर रखे हुए थे और उसके आसपास उसके और दोस्त बैठे थे। तभी उनमें से एक ने उसे नीति की तरफ इशारा करते हुए कहा, आकाश, वो लड़की जिसकी वजह से तेरी और सुमित की लड़ाई हुई वो वहां बैठी है। आकाश ने उस तरफ देखा और नीति को देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। वो उठा और नीति के सामने पड़ी चेयर पर जाकर बैठ गया। उसे देखकर नीति डर गई और उसने एक हाथ से सोनालिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये देखकर वह समझ गई कि नीति आकाश से डर रही है और तभी उसने आकाश को उंगली दिखाते हुए कहा, आकाश, तुम यहाँ क्यों आकर बैठ गए?
उठो यहाँ से, अपनी जगह जाकर बैठो। उसकी बात सुनकर आकाश ने नीति से नजर हटाकर उसे देखते हुए कहा, क्यों ये कैंटीन क्या तेरे बाप की है जो मैं तेरा कहना मानूंगा? ये सुनकर सोना को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए बोली, बिहेव योरसेल्फ आकाश, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। जो करना है कर। आकाश डरता नहीं है किसी से। और तू सोनालिका उर्फ सोना, यही नाम है ना तेरा? तू सीनियर होगी उसकी, पर मेरी जूनियर है समझी। और इस कॉलेज में सीनियर जूनियर के साथ क्या क्या करते हैं ये तो तू अच्छे से जानती है ना। ये बोलते हुए आकाश के होठों पर डेविल स्माइल थी। वही सोना उसे घूर कर देख रही थी। नीर इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने सोना का हाथ पकड़कर उठते हुए कहा, सोना हम चलते हैं यहाँ से। तभी आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ जाओगी मुझसे बचकर बेबी डॉल? जहाँ भी जाओगी मुझे ही पाओगी। चलो अब जल्द अच्छी बच्चे की तरह मेरे सामने बैठोगी। सुन। सोना ने उसे कुछ कहना चाहा, पर तभी नीति ने उसका हाथ दबाते हुए उसे रोक लिया और सोना को लेकर चुपचाप फिर से अपनी जगह बैठ गई। उसके बैठते ही आकाश के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। तभी उसने नीति के सामने रखी प्लेट को अपनी तरफ खींच लिया और उसमें रखे सैंडविच को लेकर खाने लगा। सोना उसे गुस्से में घूर रही थी, वहीं नीति चुपचाप बैठी थी, पर उसका मन अंदर से शोर कर रहा था। तभी उसकी अंदर आत्मा ने उससे सवाल किया, नीति ये क्या कर रही हो तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? ये लड़का जो इतनी देर से तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम उससे कुछ कहते क्यों नहीं? क्यों चुपचाप उसकी सारी बातें मान रही हो? इस बात पर नीति ने अपने अंतरात्मा से कहा, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता। हम जो कर रहे हैं बहन बहुत सोच समझ कर रहे हैं। चाहे तो हम इस लंगूर को चुटकियों में सबक सिखा सकते हैं, पर हमारे पति जानती हो ना वो कैसे हैं? वो ठहरे राक्षसों के देवता। अगर उन्हें इन सब की भनक भी लगी तो वो सबसे पहले इसे 4 धाम की यात्रा पर भेजेंगे और उसके बाद हमारी पढ़ाई बंद करवा देंगे। हमें हमारी पढ़ाई से बहुत प्यार है और हम नहीं चाहते हमारी पढ़ाई बीच में रुक जाए। हम पढ़ना चाहते हैं। नीति की बात सुनकर उसके अंतरात्मा ने कहा, हम तो अब तुम अपने बारे में सोचने लगी हो। गुड जॉब नीति, अब तुम समझदार हो रही हो। इस बात पर नीति ने अपने अंतरात्मा से कहा, समझदार तो हम बहुत पहले से ही है, पर हम अपनी समझदारी दिखाते नहीं है। खुद से बात करते हुए नीति के चेहरे के डर के एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल थे। वहीं आकाश ने उसके प्लेट का सारा खाना खत्म करके डकार ली तो सोना उसे देखते हुए मन में ही बोली, जंगली कुत्ता खाना भी कुत्तों की तरह है। जंगली कुत्ता खाता भी कुत्तों की तरह है और भौंकता भी कुत्तों की तरह। ये कहकर उसने इधर उधर मुंह घुमा लिया। वहीं आकाश ने टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करते हुए दोनों को देखते हुए कहा, हाँ तो जूनियर्स, मेरा पेट तो भर गया है, पर मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते उसने अपने दोनों पैर उठाकर टेबल पर रख दिया और दोनों को देखते हुए बोला, चलो अब शुरू हो जाओ और दोनों जल्दी ही मेरे पैर दबाओ। थोड़ी देर बाद मुझे क्लास लेनी है। बोलते हुए उसने अंगड़ाई ली। वहीं उसकी बात सुनकर नीति और सोना दोनों चौंक गई और एक दूसरे को देखने लगी। तभी नीति के अंतरात्मा ने हंसते हुए उससे कहा, तो अब क्या करोगी तुम नीति? अब ये बात तुम्हारी मान पर आ गई है। अब एक ऐसे दुष्ट इंसान के तुम पैर दबाओगे? नीति बोली, कभी नहीं। इसके पैर दबाने से अच्छा है हम इसका गला ना दबा दे। फिर सोना और नीति दोनों ही उठकर जाने लगी तो आकाश न कि दोस्त दोनों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। फिर सोना ने उन्हें घूरते हुए कहा, आकाश तुमने हमारा खाना खाया, पर फिर भी हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। पर अब जो तुम और तुम्हारे दोस्त जो कर रहे हो वो ज्यादा हो रहा है। अपने लिमिट में रहो, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये सुन आकाश तेरे साथ मुस्कुराते हुए बोला, सोना डार्लिंग, पछताना तो तुम दोनों को पड़ेगा, और अगर अभी तुम दोनों ने मेरे पैर नहीं दबाए तो तुझे गर्ल्स हॉस्टल के सभी रूम के टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। ये सुनकर सोना चौंक गई। वहीं आकाश उसे देखते हुए बेशर्मों की तरह हंस रहा था। फिर उसने सोना से नजर हटाकर नीति को देखते हुए कहा, और तुझे बेबी डॉल, तुझे तो आज मुझे सबके सामने किस करना होगा। ये बोलते हुए उसने नीति को छूने के लिए अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर तभी नीति ने उसके हाथ को झटककर उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मार दिया तो आकाश का चेहरा एक तरफ को झुक गया। वहीं ये देखकर सब हैरान रह गए। तभी नीति पर टाइम बम की तरह उस पर फटते हुए बोली, तुमने हमें समझा क्या है? कुछ नहीं बोलते तो क्या तुम अपनी मनमानी करते रहोगे? हाँ अब सुनो, तुम हमारी बात ध्यान से। हम तुमसे डरते नहीं, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, इसलिए बेकार की चीजों में उलझना नहीं चाहते, वरना ईंट का जवाब हम भी पत्थर से देना जानते हैं। नीति की बात सुनकर सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। वहीं सोना भी मुंह खोले देख रही थी। तभी नीति ने सोना का हाथ पकड़ के कहा, चलो सोना दी, और फिर सोना को लेकर कैंटीन से चली गई। वहीं आकाश उससे जाते हुए घूर रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, ये तो हमारी बेइज्जती करके गई। फिर दूसरे दोस्त ने कहा, आकाश इसका कुछ करना होगा, इसने सबके सामने हमारी बेइज्जती की है। दोनों की बात सुनकर आकाश ने कहा, इस थप्पड़ की कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अब्रम के ऑफिस में अब्रम की नजर बार बार टेबल पर पड़े अपने फोन पर जा रही थी, और तभी उसने फाइल को टेबल पर पटकते हुए गुस्से में कहा, टर्टल, मैंने तुम्हें फोन इसलिए नहीं दिया कि तुम उसकी पूजा करो। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए, पर तुमने मुझे अभी तक एक कॉल भी नहीं किया। क्यों? ये कहते हुए उसने कोहनी डेस्क पर रख ली और फोन को घूरने लगा। फिर उसने झुंझलाहट मैं फोन उठाया और उसे देखकर वापस से डेस्क पर रख दिया। टर्टल, तुम सोलो ही नहीं, तुम बेवकूफ भी हो। हर बात तुम्हें बतानी पड़ती है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सुबह तुमने मुझे बजाया क्यों था? पूछने पर भी तुमने कुछ नहीं कहा और बिना कुछ कहे चले गई, और अब मुझे कॉल नहीं कर रही हो। टर्टल, तुम ऐसे क्यों हो? ये कहते हैं उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। तभी उसका फोन रिंग हुआ। रिंग सुनते ही अब्रम को लगा कि नीति ने उसे
कॉल किया है। तो उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और क्यूरोसिटी से अपने फ़ोन को देखने लगा, पर अगले ही पल टाइगर की कॉल देखकर उसका मुंह बन गया। फिर उसने बेमन से कॉल रिसीव किया और फ़ोन कान पर लगाते हुए बोला। दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा, बीस्ट, मेरे डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं आया। कॉल प्राइवेट नंबर से आई थी। उसकी बात सुनकर अब्राहम ने कहा, कॉल करने वाला कौन था, फीमेल या मेल? टाइगर बोला, बीस्ट, कॉल करने वाला मेल था। अब्राहम ने हम कहते हुए आगे कहा, तुम उन्हें पैसे ऑफर करो इतने की वो ना कह पाए। मुझे वो आदमी चाहिए, अंडरस्टूड। टाइगर ने उसकी बात पर ओके कह दिया। वहीं अब्राहम ने उससे आगे कहा, टर्टल कैसी है? ये सुन टाइगर मुस्कुरा दिया और फिर अपनी मुस्कान को हाइड करते हुए उसने कॉल पर कहा, बीस्ट की ठीक है, मैं उनके कॉलेज के बाहर ही खड़ा हूँ। अब्राहम ने ओके कहकर कॉल कट कर दिया और फिर टेबल पर फोन रखते हुए खुद से बोला, टर्टल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ये कहकर उसने लैपटॉप ऑन किया और काम करने लगा। 5 मिनट बाद ही उसने लैपटॉप बंद कर दिया और फोन उठाकर नंबर डायल करने लगा। अब हम अपने फीलिंग्स के हाथों मजबूर हो गया था। वो नीति की आवाज़ सुनने के लिए, उससे बात करने के लिए तड़प रहा था। अपनी इसी तड़प को शांत करने के लिए उसने मजबूर होकर उसे कॉल लगा दी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में नीति, सोना और उसके दोस्तों के साथ गार्डन में बैठी थी। तभी बेल बजने की आवाज़ आई और सोना और उसके दोस्त उठकर खड़ी हो गई। फिर सोना ने जाते हुए कहा, नीति, मेरी क्लास है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। नीति ने मुस्कुराकर ओके कह दिया। उनके जाने के बाद नीति फिर से अपनी बुक्स पढ़ने में खो गई। तभी उसके पास फैली शांति को भंग करते हुए उसका फ़ोन रिंग हुआ। पहले तो वो फ़ोन की रिंग सुनकर डर गई थी, पर जल्दी से उसे याद आया कि ये फ़ोन उसी का बज रहा है जो कल रात अब्राहम ने उसे गिफ्ट किया था। फिर नीति अपने बैग से फ़ोन निकाल कर देखने लगी तो डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और डरते हुए वे खुद से बोली, हे भगवान, ये पागल बिल्ला हमें क्यों फ़ोन कर रहा है? हमने तो कोई गलती भी नहीं की है। फिर ये फ़ोन क्यों? अब क्या करे? उठाई या नहीं? उठाया तो पागल बिल्ला कहीं नाराज़ ना हो जाए, और अगर उठाया नहीं तो कहीं हमें उनका लेक्चर सुनने को ना मिले। नीति अभी इसी उधेड़-बुन में थी। वहीं अब्राहम गुस्से से बोला, टर्टल, पिक अप द कॉल। तभी उसके कानों में घबराई हुई आवाज़ पड़ी। नीति ने धीरे से हेलो कहा तो अब्राहम अपनी कर्कश आवाज़ में बोला, टर्टल, कहाँ थे तुम? कॉल रिसीव करने में इतना टाइम लगता है? नीति बोली, वो अब्राहम ने उसकी बात काट कर कहा, टर्टल, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ वेस्ट करूँ। जो भी कहना है जल्दी से कहो। ये सुनकर नीति ने अपने कान पर से फ़ोन हटाकर उसके डिस्प्ले को देखते हुए खुद से बोली, ये पागल बिल्ला क्या पागल हो गए है? कॉल इन्होंने हमें क्या है तो बात ये करेंगे ना, हम क्या बोले उनसे? खुद से बात कर। नीति ने फिर से कान पर फ़ोन रख लिया और जैसे ही बोलने हुई तभी पीछे से सुमित ने उसके पास आते हुए कहा, है नीति, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अगर तुम्हें कंपनी चाहिए थी तो मुझे बुला लेती, मेरी क्लास भी ओवर हो गई है। ये कहते हुए सुमित आकर उसके बगल बैठ गया। वहीं उसकी बात सुनकर नीति की सांसें उसके गले में ही अटक गई। सुमित ने उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर कहा, हुआ क्या हुआ? तुम किससे बात कर रही थी? नीति ने कुछ नहीं कहा और फोन कान पर से हटाकर देखा तो कॉल कट हो चुकी थी। ये देखकर उसने डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, उन्होंने बिना कुछ कहे कॉल कट क्यों कर दिया? वहीं उधर अब्राहम ने हाथ में फोन को कसकर दबाते हुए गुस्से में कहा, अभी तुम्हें कॉलेज गए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने फ्रेंडशिप भी कर ली, वो भी एक लड़के से। अब्राहम ने उसी पल टाइगर को कॉल किया और उससे कॉल पर कुछ कहा तो टाइगर ने चौंक कर बीस्ट, आप सच में ये कहना चाहते हैं? पर ये इलीगल है बीस्ट। अब्राहम ने कहा, आई डोंट केयर, जो कहा है वो करो, राइट नाउ। ये कोई बात नहीं थी, ऑर्डर था जिस ऑर्डर को फॉलो करना ही था। करीब 1 घंटे बाद कॉलेज के अंदर कुछ स्टूडेंट हल्की धूप में ग्राउंड में बैठे पढ़ रहे थे। वहीं कुछ स्टूडेंट अपनी क्लास लेने जा रहे थे। सुमित भी नीति को पढ़ा रहा था। नीति बड़े चाव से उससे पढ़ रही थी कि तभी अचानक से एक आवाज़ ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी ने एक साथ ऊपर देखा तो ऊपर उड़ रहे ड्रोन को देखकर वह सभी चौंक गए। वहीं नीति को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। वहीं उसके बगल में खड़े सुमित ने ड्रोन को देखते हुए कहा, ये तो ड्रोन है, पर इसे हमारे कॉलेज में कौन उड़ा रहा है? तभी एक लड़के ने कहा, ये तो इलीगल है। इतने में ही एक लड़की ने, क्या हम किसी टेररिस्ट का काम हो ये क्या ये किसी टेररिस्ट का काम हो सकता है? कुछ लड़कों ने उसकी बात पर मुंह बनाकर उसे देखा तो वे लड़की छेप गई। फिर एक और लड़के ने कहा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर मुझे लगता है ये कोई जानबूझकर हम सबको डराने के लिए कर रहा है। वहीं नीति ड्रोन को असमंजस में देख रही थी कि तभी वो अचानक से उसके सामने आ गया। वहीं कॉलेज के बाहर खड़ा टाइगर ब्लूटूथ में बोला, बीस्ट, क्या केविन आपको देखिए? अब्राहम जो अपने लैपटॉप में लाइव फोटोज देख रहा था उसने ब्लूटूथ से कनेक्ट टाइगर से कहा, हाँ टर्टल, कैमरे के सामने ही है, तुम ड्रोन थोड़ा नीचे ले जाओ। उसके कहने पर टाइगर ड्रोन को नीचे ले गया। जब अब्राहम ने स्टॉप कहा तो वो रुक गया। वहीं नीति ड्रोन को अपने नजदीक देखकर डर गई। वो डर कर जैसे ही पीछे हटी अपने पीछे खड़े सुमित से टकरा गई। सुमित ने उसे संभालने के लिए जल्दी से पकड़ लिया। सुमित का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ उसके बाह पर। तभी नीति डर कर पीछे मुड़ गई और सुमित के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। हालांकि उसके गले नहीं लगी थी, पर सामने से देखने पर ऐसा ही लग रहा था कि वो उसके गले लगी हुई थी। वहीं जब इस नजारे को अब्राहम ने देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में उसका सिर जल रहा हो। उसके कान और चेहरे से गर्म भाप निकल रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और
तब उसके हाथ की नसें उभर गई, उसके माथे की नसें भी चमक रही थी। अब गुस्से में उसका चेहरा लाल से काला होता जा रहा था। लैपटॉप पर चल रही लाइव फुटेज को देखते हुए उसने खुद से कहा, टर्टल यू डोंट नो कि तुमने क्या किया है। जहाँ एक तरफ अपनी नीति से गुस्सा हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अति समर्थ गुस्से से चिल्ला रहा था और समर्थ उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। तूने तो कहा था तुझे सब पता है उसके बारे में, क्या खाक पता है तुझे उसके बारे में। तूने कहा था अगर वे सच होता तो आज बीस्ट जेल में ही होता। अतीश उसे सुनाया जा रहा था। वही समर्थ चुपचाप सिर झुकाए उसकी बात सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे हो गया। उसे मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो नीति से बीस्ट ने जबरदस्ती शादी की थी। फिर कैसे नीति ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अभी वे सोच ही रहा था कि तब नीति ने उस पर चिल्लाते हुए फिर से कहा, मुझे तेरी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। समर्थ बीच में बोला, यह भी तो हो सकता है बीस्ट ने उस लड़की को धमकी दी हो, उससे झूठ बोलने के लिए कहा हो। इस बात पर अतीश बोला, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर मेरा उससे बार बार हारना मुझे पसंद नहीं। कुछ ऐसा कर समर्थ, या तो उस बीस्ट का है किस्सा ही खत्म हो जाए या फिर वो लड़की ही ना रहे। समर्थ उसकी बात सुनकर चला गया। उसके जाते ही अतीश ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर फोन अपने कान पर लगा रख लिया। दूसरी तरफ से किसी ने हेलो कहा तो अतीश ने कॉल पर उससे कहा, डेड अब आप वापस कब आ रहे हैं। दूसरी तरफ से उसके डैड ने कहा, क्या हुआ, थक गया। मुझे तो लगा था अब तो बड़ा है, उसका सामना कर सकता है, पर उसने तो तुझे 6 महीने के अंदर ही कमजोर कर दिया। अपने डैड की बात सुनकर अतीश चिढ़ गया। फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए कहा, डैड मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। अब मैं और बिजनेस के आड़ में छुप छुप कर नहीं लड़ना चाहते, मुझे उसका सामने से करना है। उसकी बात सुनकर अतीश के डैड ने तिरछा मुस्कुराते हुए उससे कहा, जवान लोगों की यही प्रॉब्लम है, खून गर्म होता है ना तुम लोगों का, इसलिए तुम लोग होश में नहीं जोश में काम करते हो। जिससे लड़ने की बात कर रहा है तू वो जंगल का राजा बीस्ट है, उसे हराने के लिए पहले उसके जैसा बन, वरना सच एक बार उसके सामने आ गया तो वे खुद तुझे नहीं छोड़ेगा। मैं शांत हूँ क्योंकि मेरे शांत होने की एक वजह है, जैसे ही वे वजह पूरी हो जाएगी मैं खुद उसके सामने आऊंगा। तभी अपने डैड के बीच में रोकते हुए अतीश ने कहा, और तब तक मैं क्या करूँ। इस बात पर उसके डैड ने फिर से हंसते हुए कहा, उसके साथ खेल जैसे अब तक खेलता आया है। अपने डैड की बातों का मतलब वो अच्छे से समझ रहा था। तभी उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, ओके डैड। और फिर दोनों कुछ और बातें करने लगे। वहीं नीति जब कॉलेज और कोचिंग के बाद टाइगर के साथ वापस बुलाई और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिख रही थी। सोना के साथ फ्रेंडशिप करके उसे अच्छा लग रहा था। उसने जो सोना और उसके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया था उसके साथ रहकर नीति को अच्छा लग रहा था। वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि दो आंखें उसे ही गुस्से में घूर रही थी। उसके होठों की मुस्कुराहट तब गायब हुई जब उसके कानों में अब्राहम की आवाज गई। वो अपने घर का आवाज में बोला, टर्टल। जैसे ही नीति ने सुना उसके आगे बढ़ते कदम रुक गई और वो सोचते हुए मन में बोली, नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं हो सकते, इस समय तो वो ऑफिस में होते हैं, फिर उनकी आवाज़ हम यहाँ कैसे सुन सकते हैं, जरूर हमारे कान बज रहे हैं। कहते हुए नीति ने अपना सिर झटका और आगे बढ़ गई। वहीं अब्रम जो उसे घूर कर देख रहा था एक बार उसके इग्नोर करने से चिढ़ गया और तभी उसने अपनी बुलंद आवाज में कहा, आर यू मेड टर्टल, क्या तुम्हें मैं सुनाई नहीं दे रहा, या जानबूझ कर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। नीति तो उसके दोबारा बोलने पर ही रुक गई थी और डर से अंदर अंदर कांपने लगी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलट कर उसे एक नज़र देख सके, इसलिए वह बिना उसकी तरफ पलटे उसकी बात सुनती रही। और अब्रम की बात के पूरे होते ही वो मन में बोले, नीति अब तो मर गई तुम बागड़ बिल्ला, तो सच में यही अब क्या होगा। इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं, अब हमसे कौन सा पाप हो गया है। खुद से ही बात करते हुए नीति पीछे मुड़ी और अपनी डरी से भी गोल गोल आंखों में उसे मुंह बनाकर देखने लगी। अब्रम अभी भी अपने जगह पर राजा की तरह बैठा था। नीति धीमे कदमों से उसके पास चलकर गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अब्रम ने उसे एक नजर देखा और कुछ कहने का हुआ ही था कि तभी नीति ने उसके बोलने से पहले कहा, देखिए हमें अच्छे से याद है आज हमने कोई गलती नहीं की है, तो आज आप हमें सजा नहीं दे सकते। बिना गलती के सजा देने से पाप लगता है। आप क्या चाहते हैं, आपके पाप का घड़ा जल्दी भर जाए और शिव जी आपको वक्त से पहले ही ऊपर बुला ले। अगर ऐसा हुआ तो हम आजाद और विधवा दोनों ही हो जाएंगे। नीति अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उसने इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया था कि अब्रम उसे कब से घूर कर देख रहा है। जब अब्रम ने देखा कि नीति रुकने का नाम ही नहीं ले रही है तो वो अचानक से खड़ा हुआ और उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी। अचानक उसके उंगली रखने से नीति खामोश हो गई और आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। वहीं अब्रम उसे देखते हुए बोला, नो मोर वर्ड्स, बहुत बोलती हो तुम, अब तुम चुप रहोगी समझी। नीति ने किसी आदर्श छोटी बच्ची की तरह धीरे से हमें अपना सर हिलाते तो अब्रम ने उसे देखते हुए उसकी कमर पर अपना एक हाथ रख दिया और उसे अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो कौन है टर्टल। ये सुनकर नीति उससे असमंजस में देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे किस बारे में बात कर रहा है। वहीं अब्रम उसे देखते हुए अपनी उंगली को मुंह कर रहा था। डर और घबराहट से नीति के होठ कांप रहे थे और उसके होठों की कंपन को अब्रम अपनी उंगली पर महसूस कर रहा था। नीति उसे देखते हुए डर से बोली, किसकी बात कर रहे हैं आप। उसकी बात पर अब्रम होठों को टेढ़ा कर मुस्कुरा और धीरे से बोला, तो तुम्हें नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। नीति ने नाम ऐसे हिला दिया। तभी अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे वैसे ही उसे पकड़ा और जैसे सुमित ने उसे पकड़ा हुआ था फिर झुककर उसके कान के पास का। अब याद आया नीति ने इस बार भी नाम ऐसे हिला दिया तो अब्रम की आंखें कठोरता से भर गई।
उसकी तेज तर्रार नजरों का सामना नीति नहीं कर पाई और उसने अपनी पलकों को धीरे से झुका लिया। वहीं अब्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। वो उसे लेकर स्टडी रूम में आया। आज पहली बार नीति स्टडी रूम में आई थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो स्टडी रूम को सही से देख सके। वहीं जब शीला ने अब्रम को नीति को इस तरह ले जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर खुशी बिखर गई और फिर वो मुस्कुराते हुए विला से बाहर जाते हुए बोली, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, उन्हें तो ये न्यूज सुनानी पड़ेगी। वहीं स्टडी रूम में अब्रम अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था और नीति उसके बगल में खड़ी उसे देख रही थी। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुई और अब्रम ने नीति का एक हाथ पकड़ के खींचा तो वो उसके गोद में जा गिरी। वो उठने लगी, पर तभी अब्रम ने उसकी दोनों बाहें पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, डोंट मूव और अब ध्यान से देखो इस वीडियो को। उसकी बात सुनकर नीति ने उसे नजर हटाकर लैपटॉप की डिस्प्ले पर डाली तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो धीरे से बोली, ये तो हमारा कॉलेज है। उसके बाद उसे वही वीडियो दिखी जो ड्रोन में लगी कैमरे में कैप्चर हुई थी। वीडियो वहीं पर जाकर स्टॉप हो गई जब वे डर कर पीछे हटी और सुमित से टकरा गई थी और सुमित ने उसे संभाला था। ठीक उसी जगह पर वीडियो पॉज हो गई। ये सब देखकर नीति का गला सूख गया। उसने डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा और मन में बोली, तो वो ड्रोन बागड़ बिल्ले का था। उसने मुंह बना लिया, फिर तिरछी नजरों से अब्रम को देखने की कोशिश करने लगी, पर तभी उसने अब्रम की बाहों को अपने ऊपर कसते हुए महसूस किया। उसे लग रहा था जैसे आज उसके सिर की सारी हड्डियां टूट ही जाएगी। वो मुंह बनाकर उसकी बाहों में कसमसाने लगी। वहीं अब्रम ने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, हु इज ही, बताओ मुझे टर्टल, वो लड़का कौन है। अब्रम का सिर नीति के कंधे पर था तो वहीं उसकी नजर लैपटॉप पर स्क्रीन पर दिख रहे सुमित के चेहरे पर थी। वहीं उस पोज में सुमित की नजर नीति पर थी, जिसे देखकर अब्रम को और गुस्सा आ रहा था और वे एक्टर को घूरते हुए नीति को अपने अंदर धीरे धीरे कैद करते जा रहा था। नीति की बाहें अब दर्द कर रही थी और उसने दर्द को बर्दाश्त करते हुए रुआसी आवाज में कहा, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए हमें। अब्रम ने कहा, और मेरे दर्द क्या तुम सोच भी नहीं सकते टर्टल, मैं कब से दर्द में तड़प रहा हूँ। तुम पढ़ना चाहती थी, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम कॉलेज जाकर पढ़ने की जगह इससे आगे। अब्रम कुछ कहता कि उससे पहले ही नीति ने कहा, नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जैसा आप सोच रहे हैं, और ये तो बहुत अच्छे हैं। नीति के मुंह से सुनती अब्रम का दिमाग खराब हो गया और उसने नीति को अपनी तरफ पलटा और उसे गुस्से में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने, वो अच्छा है। नीति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल पड़ गया था। आंखों से काजल आंसू के साथ बहकर बिखर गया था और वो रोते हुए सिसक रही थी। तभी उसने अब्रम की बात पूरी करते हुए कहा, हाँ वो अच्छे इंसान है, उन्होंने हमारी मदद की, हमें बचाया है उस गंदे लड़के से जो हमारे साथ गलत करना चाहता था। जैसे ही नीति से ये सुना अब्रम के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। उसके माथे पर सलवटें आ गई और वो गुस्से और क्यूरियोसिटी के भाव से उसे देखते हुए बोला, मुझे सच बताओ और पूरा सच बताओ, ये सब कब और कहाँ हुआ। नीति सुबकते हुए बोली, हम जब पहली बार कॉलेज गए थे, हमने कुछ लड़कों को ऐसे एक लड़की को परेशान करते हुए देखा तो हम। और फिर नीति ने अब्रम को सारा सच बताया। उसकी पूरी बात सुनकर वो और गुस्से हो गया और उसने नीति को घूरते हुए बोला, जब मैंने तुमसे उस दिन पूछा था तुम्हारे कॉलेज में पहला दिन कैसा था, तो तुमने तब मुझे क्यों नहीं बताया। नीति उसकी आंखों में देखकर डरते हुए बोली, वो अब्रम उसकी बाहें पकड़ उसे हिलाते हुए बोला, स्पीक क्लियरली टर्टल। नीति आंखें भी भीज कर जल्दी से बोली, हम डर गए थे, हमें लगा अगर आपको ये सब पता चलेगा तो आप हमारी पढ़ाई बीच में ही रोक देंगे, पर हम पढ़ना चाहते थे इसलिए हमने आपसे सच छुपाया। अब्रम को उस पर गुस्सा आ रहा था और उसे देखते हुए गुस्से में बोला, टर्टल क्या मैं तुम्हें कोई पागल लगता हूँ। जब तुम्हारी गलती थी ही नहीं तो मैं तुम्हें सजा क्यों देता। मैं उसे सजा देता हूँ जो गलत होता है। तुमने मुझसे सच छुपाकर खुद को प्रॉब्लम में डाला है। तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। नीति आंखें सुबकते हुए उसके डांट सुन रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। तभी अब्रम ने फिर से अपनी कर्कश आवाज में कहा, ओपन योर आइज एंड लुक एट मी। पर यह सुनकर नीति ने अपनी आंखें नहीं खोली के ये देखकर अब्रम ने इस बार नरमी से कहा, टर्टल आंखें खोलो। तो इस बार उसकी सॉफ्ट टोन सुनकर नीति ने धीरे से अपनी भीगी आंखें खोली। अब्रम ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। नीति का ये रूप उसके दिल को घायल कर गया। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो और फिर बिना एक सेकंड की देरी किए उसने नीति को अपने सीने से लगा लिया और फिर उसका सिर सहलाने लगा। वहीं वो भी उसे कसकर पकड़ते उसके सीने पर में अपना चेहरा छुपाए सुबक रही थी। जब कुछ देर बाद भी नीति का सुबकना बंद नहीं हुआ तो अब्रम ने उसे कहा, टर्टल बस बहुत हो गया अब, और नहीं चुप हो जाओ। ये पहली बार था जब अब्रम उसे रुलाने के बाद उसे चुप करवा रहा था और फिर कुछ देर बाद नीति का सुबकना बंद हो गया और तो अब्रम ने नजर झुकाकर उसका चेहरा देखा। वो रोते रोते उसके बाहों में ही सो गई थी। उसे सोते हुए देखकर अब्रम धीरे से बोला, बेवकूफ टर्टल। ये कहते हुए उसके होठों पर मुस्कान थी, पर तभी नीति नींद में ही बड़बड़ाई, हम बेवकूफ नहीं, आप बेवकूफ भी नर्सिंग वाले बैल हैं। आप कुछ भी सोचने समझने से पहले हम पर गुस्सा करने लगते हैं। उसके मुंह से ये सब सुनकर अब्रम हैरानी से उसे देखने लगा। वहीं नीति नींद में ही आगे बोली, जाने दुश्मन है आप हमारे, इस वक्त हमारे पीछे पड़े रहते हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है हम चोर है और आप पुलिस वाले। जाने कौन सी चीज हमने आपकी चुरा ली है जो आप हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। अरे प्यार नहीं सही, कम से कम प्यार से बात तो कर ही सकते हैं, पर नहीं, हमेशा सड़े हुए टमाटर के जैसे शक्ल बनाकर रखती हैं। और आपका गुस्सा वो भी मूली की खुशबू जैसा है जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और आप ये काली हमें भोला के बेल
की याद दिलाती है। उसकी आंखें भी बिल्कुल आप जैसी है, बड़ी बड़ी, मोटी और डरावनी, जो हर समय हमें डराती रहती हैं। अब्रम हैरानी से अपनी बाहों में सो रही लड़की को देख रहा था, जो उसकी गोद में बैठी उसे ही टमाटर, मूली और भोला के बेल से कंपेयर कर रही थी। अब्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि नीति उसके बारे में ये सब सोचती है। अब्रम जब उसे घूर कर देखने लगा था, तभी बेसाख्ता ही उसे देखते देख अब्रम के होठों पर स्माइल आ गई। अभी की ये स्माइल अब्रम की सबसे अलग और प्रीसियस लग रही थी, जिसमें उसके अंतराल में नीति के लिए छुपा उसका प्यार ही झलक रहा था। अब्रम ने झुककर उसको फोरहेड पर किस किया, फिर उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और टाइगर को कॉल कर उसने कॉल पर कहा, 10 मिनट बाद मुझे स्टडी रूम में मिलो। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और नीति को अपनी बाहों में उठाकर चला गया। अपने रूम में जाकर उसने नीति को बेड पर रख लिया और उसे देखते हुए बोला, मासूम टटल। तभी नीति ने धीमी आवाज में कहा, बागड़ बिल्ला। अब्रम उठकर खड़ा हो गया था, इसलिए उसने सिर्फ नीति के हिलते होठों को ही देखा, पर उसके मुंह से निकले शब्द उसे समझ नहीं आए। इसलिए उसने नीति को देखते हुए सिर हिलाकर कहा, सिली टर्टल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर यह कहकर वो अपने रूम से चला गया। जैसे ही अब्रम रूम से निकला, उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। आंखों में चमक की जगह कठोरता ने ले ली। होठों पर से स्माइल ऐसा गायब हुई जैसे नथुलाल के समोसे। वो अपने एरोगेंस और गुस्से से भरे ओरे के साथ स्टडी रूम में पहुंचा तो वहां टाइगर पहले से ही मौजूद था और उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। अब हमने के एक्सप्रेशन देखकर टाइगर की सांसें उसके गले में ही अटक गई और उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। फिर कुछ सोचते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, ये बीस्ट को क्या हो गया, आज ऑफिस में जल्दी आ गए और गुस्से में भी लग रहे हैं। क्या हमें कोई बात हुई है क्या? उन्हें पता चल गया सुबह जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ है? टाइगर खुद से ही ये सब सोच रहा था। वहीं अब्रम उसकी सोच को लौट अपनी चेयर पर बैठते हुए उससे बोला, तुम कॉलेज में उस समय क्या कर रहे थे जब टर्टल के साथ वो सब हो रहा था? उसकी बात सुनते ही टाइगर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था अब्रम उससे किस बारे में बात कर रहा है। वो तो हर रोज आते और जाते टाइम नीति से उसके कॉलेज के बारे में पूछता है। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी अब्रम ने उससे फिर कहा, क्या हुआ अब नहीं पता तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारे होने के बावजूद भी टर्टल के साथ कुछ लड़कों ने मिसबिहेव किया, उसे परेशान किया और तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं। टाइगर सिर झुकाए चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए बहुत कुछ था, पर उसके बाद नीति को अब्रम के इस गुस्से का सामना करना पड़ता, यही सोचकर टाइगर खामोश रहा। पर जैसे उसकी बात पूरी हुई, टाइगर ने अब्रम से कहा, मैं माफी चाहता हूँ बीस्ट, मुझसे भूल हुई है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आगे से दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। केविन को कभी कोई परेशान नहीं करेगा। तभी उसे देखते हुए अब्रम बोला, और जिसने अभी टर्टल को परेशान किया उसका कहा? टाइगर से झुकाए हुए उसकी बात पर बोला, उसे उसके किए की सजा मिलेगी। उसने हमारी केविन को परेशान करने की कोशिश की है, उसे इसकी सजा मिलेगी बीस्ट। उसके बोलने के तुरंत बाद ही अब्रम तेज आवाज में बोला, तो फिर लेकर आओ उसे और दो सजा। उसकी हिम्मत कैसे हुई टर्टल को छूने की? ये कहकर वो सोचने लगा। फिर जैसे जैसे नीति ने उसे बताया था, वो उन सब बातों को रिकॉल करते हुए उसकी आंखों के सामने वो मंजर चल पड़ा जब आकाश ने नीति को तंग किया था। उन्हीं लम्हों को याद करते हुए अब्रम ने बहुत ही गुस्से में कहा, मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। उसने जिन हाथों से टर्टल खुचवा है उसके उन हाथ को तोड़ दो। टाइगर अब्रम के गुस्से को फील कर पा रहा था। उसके शब्द टाइगर के कानों में अंगारों की तरह पड़ रहे थे। उसके बाद की पूरी होते ही टाइगर ने कहा, विदिन 40 मिनट बीस्ट वो आपके सामने होगा। यह बोलकर वो चला गया। उसके जाते ही अब्रम के होठों पर कुछ सोचकर डेविल स्माइल आ गई। Thanks for watching. Bye bye.